ये कहानी ल्यूक्जमबर्ग के हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स की है। मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में काम करा करती थी जहाँ पे बूढ़े और बहुत ज्यादा कमजोर लोग अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते थे। वहाँ पे ज्यादातर मरीज बेड पे पड़े रहते थे, वहीं लेटे रहते थे और अपनी मौत का इंतजार करते रहते थे। और ऐसा लगता था जैसे वो नींद और मौत के बीच कहीं अटके हुए हों। मैं उस रात ड्यूटी पर थी और मेरे साथ में मेरी सबसे प्यारी कलीग और दोस्त वो साथ थी। मुझे उसके साथ काम करना बहुत ज्यादा पसंद था। हम दोनों ही उस हॉस्पिटल में ऐसे काम करा करते थे जैसे किसी मरते हुए किले की दो लोग पहरेदारी कर रहे हों। सोचिए, उस पूरे हॉस्पिटल के अंदर 120 मरीज थे और हम सिर्फ दो नर्स। हालांकि कुछ मरीज ऐसे थे जो अपने काम खुद कर लेते थे, लेकिन वो रात, वो इमारत, वहाँ कुछ तो अजीब हो रहा था। उस रात रात के 3 बजे से लेके सुबह के 5 बजे के बीच हमारा सबसे अहम चक्कर हुआ करता था, जिसके बीच हमें डायपर बदलने होते थे, दवाइयाँ देनी होती थी, पानी पिलाना होता था। उस रात सिर्फ 2 वार्ड बच गए थे। हम दूसरे वार्ड में जैसे ही घुसे, हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक औरत की आवाज, तेज और साफ, लेकिन उसमें एक रुकावट थी। जैसे लग रहा हो कि उसकी आवाज किसी रेडियो की फ्रिक्वेंसी के थ्रू आ रही हो, लेकिन जो बोला जा रहा था वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, सुनो यार, कुछ तो अजीब लग रहा है। तो उसने दूसरे रूम की तरफ कान लगाया और सुनना शुरू किया, और उसके थोड़ी देर बाद बोलती है, यार अजीब लगता है, ऐसा लग रहा है किसी ने टीवी या रेडियो को ऑन कर दिया हो। फिर मैंने धीमे से कहा, स्टेफनी, पर ऑन करेगा कौन? ये मरीज की हालत तो ऐसी है, ये हिल तक नहीं सकता है अपने बेड से, और ये आवाज किसी बंद कमरे से नहीं आ रही है, ये आवाज तो बहुत पास से आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पीछे से ही ये आवाज आ रही हो। उसने मुझे देखा, लेकिन वो थोड़ी सी घबरा गई। उसका चेहरा एकदम सफेद सा पड़ने लगा, लेकिन उसने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, इन चीजों को छोड़ो, आओ काम करते हैं। हम आगे बढ़ते गए, अपना काम करते गए, और कान हमारे वहीं लगे हुए थे उस आवाज की तरफ। लेकिन तभी अचानक से वो आवाज आनी बंद हो गई। एक पल के लिए मैं चौंक गई। मेरे मन में ख्याल आया, शायद मैं थक चुकी हूँ, शायद ये मेरा वहम हो सकता है, या फिर ये सिर्फ मेरे दिमाग का एक खेल है। उसके बाद हम दोनों अपने अगले मरीज के पास पहुंचे। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पूरा बिस्तर, उसके कपड़े, उसका शरीर, सब कुछ उसके मतलब जो फ्रेश होते हैं, उसकी पॉटी होती है, उससे वो बिल्कुल गंदा हो रखा था। हमें पहले तो उस मरीज को साफ करना पड़ा, नहलाना पड़ा, फिर हमें उस बेड को भी साफ करना पड़ा, और फिर नया पैजामा भी पहनाना पड़ा। उस बीच हमारे उसके बेड और बाथरूम के बीच काफी भागादौड़ी हो रही थी। तो स्टेफनी ने कहा, अब इसे शर्ट मैं पहनाऊंगी। तो मैंने गंदे कपड़े और चादर बाहर हॉलवे में ले जाके रखे, जहाँ पे हमारी सप्लाई ट्रॉली भी थी, और मैंने हमारी सप्लाई ट्रॉली के पास वो सब चीजें जमा करनी शुरू कर दी। मैं नई चादर, कंबल और स्किन क्रीम, कई सारी चीजें चाहिए थी, इसलिए मैंने रूम का गेट खुला ही छोड़ दिया ताकि चीजें आसानी से लाई जा सकें। मेरी पीठ स्टेफनी की तरफ थी, मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो मरीज से कुछ कह रही थी। जब ध्यान से सुना तो पता चला वो मरीज को धीरे धीरे सीधा कर रही है। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली, एक गंदी चादर मेरे हाथ से छूटकर जमीन पे गिर पड़ी। जैसे ही मैं झुकी उस चादर को उठाने के लिए, मेरी नजर खुले दरवाजे से हॉलवे पर पड़ी। फिर जो मैंने देखा वो मैं आज तक नहीं भूल पाई। एक बूढ़ी सी सफेद काया वाली एक औरत, जिसने नाइटी पहन रखी है, और वो हॉलवे में बिना किसी आवाज के चले जा रही थी। उसका शरीर जमीन से बस कुछ इंच ऊपर था। जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि वो चल नहीं रही थी, वो तो हवा में तैर रही थी। पहले तो मेरे दिमाग में ये आया कि शायद स्टेफनी है वो जो बाहर की तरफ गई होगी, क्योंकि कुछ नर्सों की ड्रेस भी सफेद होती है। लेकिन यार, ये कैसे हो सकता था कि वो हवा में तैर रही हो? पर सडनली मेरे दिमाग ने जवाब दिया, अगर स्टेफनी बाहर आती तो क्या वो मेरे को दिखती नहीं? मैं वहीं जम गई। मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था, जैसे समय रुक गया हो। सब कुछ बस कुछ ही सेकंडों में हो गया था। तभी स्टेफनी की पीछे से आवाज आई, और वो मुझसे हंसते हुए बोली कि क्या पूरी रात गंदी चादरों को हाथ में लेके घूमने का प्लान है हॉस्पिटल में? और उसकी टोन काफी नॉर्मल थी। उसको देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि शायद इसको कुछ पता ही नहीं चला है। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी आवाज सुनी, मैं बहुत ज्यादा डर गई और मैं उछल पड़ी। मैंने उसको बोला कि स्टेफनी, तुम तो बाहर थी, मैंने तो तुम्हें हॉलवे में चलते हुए देखा था। उसने अजीब सा चेहरा बनाया और मेरी तरफ देख के बोली कि तेरा दिमाग में खराब हो गया है क्या? मैं तो अंदर मरीज को तैयार कर रही थी, याद है या कुछ नहीं है? क्या हो गया, सब कुछ ठीक है ना? तेरी तबीयत ठीक है? चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे हैं? मेरे हाथ में जो था वो सब कुछ नीचे छूट कर गिर गया, और मैं पागलों की तरह चिल्लाती हुई हॉलवे में भागती हुई चली गई। और जो वो औरत थी वो अभी भी हॉलवे में ही खड़ी हुई थी, उसका साया अभी भी वहीं था। और उसके बाद वो एक पल में एक दीवार के आर पार चली गई हो, जैसे वो वहां पे कभी खड़ी हुई नहीं थी। स्टेफनी मेरे पीछे पीछे आई। मेरा शरीर बहुत गंदी तरह कांप रहा था, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और मेरा शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था, जैसे किसी बर्फीले तूफान में मेरे को बिना कपड़ों के खड़ा कर दिया हो। उस हॉलवे के अलावा जितने भी कमरे थे बाहर के, उन सब में बहुत ज्यादा गर्मी थी और नॉर्मल टेम्परेचर था।
लेकिन जब मैं उस हॉलवे में पहुंची तो मुझे ऐसा लगा किसी ने वहां पे फ्रिज खोल दिया हो और वो खुला हुआ फ्रिज छोड़ के चला गया हो। वो कमरा इतना ठंडा हो चुका था और ना जाने फिर क्या हुआ। उस पल में अजीब सी सच्चाई थी, लेकिन फिर मैं अचानक से बोल पड़ी कि हमें नीचे जाना होगा। मिसेस जेड अब नहीं रही। स्टेफनी एकदम हैरान हो गई, वो हक्की बक्की रह गई और उसने मेरी तरफ देखा और मेरे को बोला कि तुम पागल वागल हो गई हो क्या, तुम ये कैसे कह सकती हो, अभी तो हम उनको देख के आए हैं, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो तो सो रही है। मैंने स्टेफनी की आंखों में देखा और उसको कहा कि स्टेफनी, मैंने अभी अभी उनकी आत्मा को यहाँ पे देखा है, वो अभी अभी इसी हॉलवे से गुजरी है। स्टेफनी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया है, और मैं स्टेफनी को जबरदस्ती नीचे मिसेस जेड के रूम में लेके गई। उनके कमरे में अजीब सी शांति थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल सन्नाटा छा गया हो। वहां एक अगर पिन भी गिरती तो उसकी आवाज भी कान में ऐसे आती जैसे किसी ने आपके कान के पास आके बाइक का हॉर्न बजा दिया हो। लेकिन जब स्टेफनी ने चेक किया मिसेस जेड को तो वो सचमुच जा चुकी थी। उनका शरीर इतना ठंडा नहीं था, उनका शरीर काफी गर्म था, जैसे अभी अभी उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली हो। हमने तुरंत मेडिकल स्टाफ को बुलाया ताकि वो उनके शरीर की पुष्टि कर सकें। शिफ्ट खत्म होते होते हमने उन्हें बहुत अच्छे से धोया और एक सुंदर सी ड्रेस पहनाई। उस पूरे प्रोसेस के दौरान मैं शांत रही, बस मैं अपना काम करती रही, लेकिन स्टेफनी चुप नहीं रही। वो मुझसे बार बार पूछती रही, मुझको बार बार पिन करती रही कि कैसे तुझे कैसे पता चला कि मिसेस जेड ने अंतिम सांस ली है, या इस आत्मा के बारे में वो सब कुछ जानना चाहती थी। फिर उसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल गई। मैं अपने घर पहुंची, अपने बिस्तर पे लेट गई और उसके बाद मेरे को डर नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे आसपास बहुत शांति थी और मेरा मन भी बहुत ज्यादा शांत था। उस गहरी शांति में मैं कुछ देर सो गई। उसके बाद मुझे सपना आया मिसेस जेड का। वो मेरी ओर आ रही थी जैसे अपनी जवान उम्र में हो, बिल्कुल बढ़िया और मुस्कुराती हुई। उनके चारों ओर हल्की सफेद रोशनी थी, शांत और सुकून भरी, और उन्होंने मेरा थैंक यू करा और कहा कि बेटा थैंक यू इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए, और अब मुझे जाना होगा। बहुत बाद में जब मैंने उस रात की घटनाओं को बहुत गहराई से सोचना शुरू किया ना, तब जाकर मुझे सिर्फ एक बात समझ आई कि शुरुआत में जो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी टाइप की आवाज आ रही थी ना, वो असल में एक ईवीपी थी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनन, वो भी मिसेस जेड की आत्मा की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी अगर ऐसी कोई कहानी है तो मेरे को बताएं, उस कहानी को मैं सुनाऊंगा। तो जल्दी से कमेंट करो, आपकी कोई कहानी हो तो मेल करना, डीएम करना, या फिर कमेंट में लिख देना, और मिलते हैं अब अगली कहानी में कल।